का हमने ये समझा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक किसी भी बिजनेस में। हमने सेल्स एक साइड देखा कि एक बिजनेस का, हमने एक प्रोक्योरमेंट का साइड देखा एक बिजनेस का, हमने प्रोडक्शन का साइड देखा, हमने ये देखा कि फाइनेंस क्या करता है ऊपर से। नॉट वेरी, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। इस कोर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सेल्स साइड होगा। तो उसके बारे में हम आज थोड़ा एक लेवल और डीप जाएंगे। उससे पहले अ, मुझे एक फीडबैक मिला कि अभी भी कुछ लोगों को एसएपी के बारे में क्लियर नहीं है। कोई है ऐसा जिसको अभी भी क्लैरिटी नहीं है? ठीक है, आई विल टेक दैट एज नो। सबको क्लियर, एटलीस्ट एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज अपना, अगर क्वेश्चन किसी का नहीं है तो प्लीज कीप योर माइक म्यूटेड सो दैट मैं मेरा फ्लो टूटेगा एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक क्विकली अगेन गो थ्रू करते हैं हमने क्या कल किया। वही जो मैंने अभी जस्ट बताया कि हमने एक पूरा बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, बिजनेस क्या क्या फंक्शंस है, कोर मेन फंक्शंस क्या है business के। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट इस डिस्कशन के लिए नहीं है। हमारा मेन फोकस, अगेन मैं रीआइट्रेट करना चाहूंगा, हमारा मेन फोकस सेल साइड रहेगा। सेल साइड मतलब आप जितना भी ग्रीन में यहाँ पे देख रहे हो, जहाँ पे मेरा कर्सर अभी एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पूरा इवेंचुअली ड्यूरिंग दी होल कोर्स। इसके अलावा हमने जो कल डिस्कशन जहाँ पे एंड किया था, दिस वाज दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जहाँ पे एक हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिया कि एक कस्टमर की क्या जर्नी होती है सेल कुछ परचेस करते हैं। अगर आप ये देखोगे, हमने पूरा डिस्कस किया कि शोरूम में क्या एक्टिविटी होती है, डिलीवरी कैसे होती है, पेमेंट कब होता है, उसी के बारे में डिस्कस किया। उसका कहाँ पे यूज होता है, एसएपी का क्या, एसएपी किस टाइप के बिजनेस को हैंडल करता है, उसके बारे में डिस्कस किया। अगेन मैं रीइटरेट करना चाहूंगा, बी टू बी एसएपी सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन, उनके बीच का बिजनेस के एसएपी इज वेरी गुड एट हैंडलिंग। इसके अलावा एक जो हमारा कल टॉपिक रह गया था वो ये था कि ये जो ईआरपी की दुनिया है पूरी, उसमें सिर्फ एसएपी नहीं है, उसके कई सारे कंपिटिटर्स हैं। क्या क्या कंपिटिटर्स है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि ऑलमोस्ट 70%, 75, इवन कुछ केसेस में 90% तक ऑफ फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून 500 कंपनीज एसएपी किसी ना किसी एंगल से इम्प्लीमेंट करती है। नॉट नेसेसरी कि सब सारे कंपनीज के पास सेल्स साइकिल है, बट किसी ना किसी एंगल से एसएपी इन कंपनीज में इम्प्लीमेंट। बट कुछ और भी एसएपी के कॉम्पिटिटर्स है। जैसे सबसे बड़ा जो एसएपी का कॉम्पिटिटर है वो है ओरेकल। ओरेकल के भी ईआरपी प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स करके एक प्रोडक्ट आता है, वो भी एक एसएपी का कॉम्पिटिटर है। रिसेंटली कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी आए हैं जो कि एसएपी को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अभी काफी पीछे है और उनके पास उतना फीचर नहीं है जितना एसएपी के पास फीचर्स है। फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एक सेल्स साइकिल में। इंक्वायरी एक फीचर है। यस रोहित, कुछ पूछना है? सर आपकी थोड़ी ना वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा कम ज़्यादा हो रही है। तो माइक अच्छा, भी आपकी अब माइक की सही आ रहा है? थोड़ी। अब सही आ रहा हाँ, अब सही आ रहा है सर, एकदम करेक्ट आ रही है अब। है? ओके ओके फाइन।
हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कंपटीटर्स होते हैं। तो मैंने एक एसएपी का मेजर कंपटीटर बोला है ओरेकल। दूसरा कंपटीटर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। आप एक बार माइक्रोसॉफ्ट, अब जब भी आपको टाइम मिले, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, फील फ्री टू लुक एट दैट प्रोडक्ट। और उनका जो सेल्स का पार्ट है, फील फ्री टू अंडरस्टैंड, गो अहेड, एंड आई वुड अर्ज एवरीवन टू रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, इवन ओरेकल के प्रोडक्ट्स। और जो मैंने अभी तक आपको बताया है एसएपी के बारे में, स्पेशली सेल्स के बारे में, कंपेयर करके देखिए। आपको पता लगेगा कि कितना सुपीरियर प्रोडक्ट है एसएपी ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के से अगर कंपेयर करो। उसके अलावा मैं अभी आपको बता रहा था कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर राइट नाउ इन द ईआरपी वर्ल्ड, और आजकल इफ यू हैव यूज्ड यूट्यूब, आजकल उसके काफी सारे एड्स भी आ रहे हैं। उसको, उसका नाम उडू है, ODOO। हैव अ लुक एट दैट एज वेल। वो एक ओपन सोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर है विच इज वेरी फ्री टू यूज। और कुछ अच्छे फीचर्स है, कुछ मॉडर्न आउटलुक है उसका, बट अगेन फीचर वाइज बहुत अभी लैक कर रहा है एसएपी से। तो ये कुछ कंपिटिटर्स है जो एसएपी को compete करते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जो कि डायरेक्टली एसएपी को compete नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं एसएपी का कहीं ना किसी सेगमेंट में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे एसएपी के पास एक सीआरएम करके मॉड्यूल होता है। सीआरएम इज नथिंग बट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब कस्टमर को एक्वायर करने का पूरा वो प्रोसेस होता है। उसमें आजकल सेल्स फोर्स नाम की एक कंपनी है, उन्होंने अपना खुद का सीआरएम डेवलप किया है। वो बहुत पॉपुलर है मार्केट में। तो इट ऐसे बोला जाता है कि एस सीआरएम का, सेल्स फोर्स का सीआरएम और एसएपी का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दे परफेक्टली कनेक्ट विथ ईच अदर। दोनों के बहुत बढ़िया फीचर्स है। तो एक बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन में फोकस करता है विच इज सेल्स फॉर सीआरएम। वही कस्टमर एक्वायर करने के बाद कस्टमर को सेल प्रोडक्ट्स करने के लिए एसएपी यूज होता है। तो आजकल इंडस्ट्री में उन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज। दिस इज ऑल अबाउट एसएपी's competitors. This is all about ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, जो कि लाइसेंस बेस्ड जिनको हम कह सकते हैं, जो ईआरपी है। जो हमने कल डिस्कशन जहाँ पे एंड किया था, वो हमने एक ऑर्डर टू कैश साइकिल यहाँ पे देखा। अब आज हम क्या करेंगे, ये पूरा जो ऑर्डर टू कैश साइकिल जो हमने देखा, उसको हम एसएपी में ट्रांसलेट करके देखेंगे। अभी तक हमने एसएपी में ट्रांसलेट नहीं किया है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर वर्ल्ड ऑफ द सेल्स साइकिल था। लेट मी जस्ट स्विच ऑन द स्लाइड, एक मिनट। ओके, तो थोड़ा सा थोड़ा सा क्लीन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये कुछ नहीं, कल वाली अगेन स्लाइड है। इसको जब मैं एसएपी में ट्रांसलेट करता हूँ, बाय द वे, एसएपी में ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली एक एसएपी दिखता कैसे है, आई वुड लाइक टू शो यू दैट फर्स्ट। आप यहाँ पे नीचे अगर एक आइकन देखोगे, दिस इज नथिंग बट योर एसएपी का ऐप इन द विंडोज डेस्कटॉप वर्जन। सिमिलरली मैक के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो प्लीज लेट द ऑर्गेनाइजर्स नो एज वेल। उसके लिए एक अलग सेटअप होता है। जब मैं इस ऐप को लॉन्च करता हूँ, मेरा कुछ ऐसा स्क्रीन दिखता है। सो आई हैव समथिंग ओवर हियर। मेन आपको बस अभी इतना समझना है कि ये एक सर्वर है जो कि S4 HANA प्रैक्टिस सर्वर मैंने नाम दिया है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूं तो मेरा एक नया स्क्रीन खुलता है जहां पे देर इज समथिंग नोन एज क्लाइंट हियर। एक यूजर यूजर है और पासवर्ड है। अभी क्लाइंट क्या है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब मैं एक्चुअली आपको सिखाऊंगा, तब मैं ये क्लाइंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं अपना यूजर नेम डाल रहा हूँ और एक पासवर्ड डाल रहा हूँ। जब मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ तो एक होम पेज तरीके का एक स्क्रीन खुलता है जिसको हम एसएपी इजी एक्सेस कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो जितने भी इंडस्ट्री में, एक कंपनी में जितने भी बेसिकली डिपार्टमेंट्स है और जितने भी बिजनेस प्रोसेस है, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप देखोगे, ह्यूमन रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स को थोड़ा एक्सपेंड किया तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा प्राइमरी मॉड्यूल है वो है, जिसके ऊपर ये पूरी ट्रेनिंग बेस्ड है। लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट है, आपका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, प्रोडक्शन है, जितनी हमने कल डिस्कशन किया वो सब इस पूरे पाथ में मेंशन्ड है कहीं ना कहीं पे। तो और क्या क्या है, लेट्स सी, प्रोजेक्ट सिस्टम है, इवन आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आप देखते हो वो तक एसएपी कर सकता है। अकाउंटिंग है यहाँ पे, प्लांट मेंटेनेंस है, कस्टमर सर्विस है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। ऐसे जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी में, यहाँ पे ऊपर मटेरियल मैनेजमेंट है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो पूरा एसएपी ने पूरा अंडरस्टैंड किया कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटी होती है, हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करके हम उसको स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सपेंड करूँ, तो सारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी एक्टिविटीज है वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये सब हम वन बाय वन इवेंचुअली इसका पूरा सेटअप, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ देखेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल, राइट नाउ मैं बस ये सेल्स टैब को एक्सपैंड कर रहा हूँ। इसको एक्सपैंड करने के बाद इफ यू रिमेम्बर, हमने इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर की बात की थी। यही है वो सारी चीजें। इवेंचुअली हम वन बाय वन हर एक डॉक्यूमेंट को देखेंगे और उसको समझेंगे। बाय द वे, जो जो दो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो दो मेन लोग यूज करते हैं। एक, जिनको हम एंड यूजर्स बोलते हैं। एंड यूजर्स वो होते हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें। मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था सेल्स पर्सन का, वो सेल्स पर्सन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करेगा और अपना प्रोडक्ट सेल करेगा। सिमिलरली कोई प्लांट में आदमी बैठा है और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो वो ये सॉफ्टवेयर यूज करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा। तो एक ये लेवल हो गया। सेल, अब हमारे केस में क्योंकि हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो वी विल कीप अवर डिस्कशन ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। तो अक्षय, कुछ कोई डाउट है? लाइक ये जो इंटरफेस है, लाइक ये सब के लिए कॉमन होगा लॉग इन करने के बाद के, या ये आपने कस्टमाइज किया है लाइक? नहीं, ये सब एक्चुअली कैसा सीन है, क्योंकि ये एक डेमो सिस्टम है तो सबके लिए कॉमन होगा, बट ये एट द सेम टाइम कस्टमाइजेबल भी है। जब आप जॉब्स में जाओगे तो आपके बिजनेस प्रोसेस, आपके बिजनेस सिनेरियो, क्योंकि हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से पूरा पूरा अलग होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कॉमन हो, बट एट द सेम टाइम बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। कुछ कुछ लोगों ने अपने खुद के कुछ लोगों ने अपने खुद के प्रोसेस बनाए हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे मेंशन दिख जाएगा जब आप जॉब करने जाओगे। बट क्योंकि ये डेमो सिस्टम है तो सबका सेम ही रहेगा, मोर और लेस, ज्यादा फर्क नहीं लाइक व्हाई रहेगा। आई एम आस्किंग, लाइक आई एम वर्किंग एज अ लाइक एंड यूजर, सो अभी हम्म। मुझे लाइक स्पेसिफिक टी कोड का ही एक्सेस है एट द मोमेंट। दैट्स व्हाई मैं पूछा कि लाइक ये लेट जनरलाइज मी है क्या? लेट मी कंप्लीट, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। टी कोड के बारे में हम इवेंचुअली बात करेंगे। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। क्योंकि हम अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम अभी जो भी हमारा आगे का जो भी डिस्कशन रहेगा वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही के से ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो उनके मेन पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन है दूसरे मॉड्यूल के साथ, जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एनीवे, जो मैं कह रहा था, दो टाइप के मेन लोग होते, दो टाइप के लोग होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। एक हो गया आपके एंड यूजर्स, जैसे अभी जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था, ही इज वन ऑफ द एंड यूजर। तो उनका मेन काम ये है कि एसएपी को यूज करके एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना, हमारे केस में सेल्स के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। सिमिलरली दूसरा प्रोफाइल होता है कंसल्टेंट्स का, जो कि ये ट्रेनिंग
उसके लिए उसके लिए है। कंसल्टेंट्स का काम होता है एंड यूजर को पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगर करके रेडी करके उनको देना, ताकि वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर सके और अपना जो उनका जो सेलिंग पर्पस का गोल है वो पूरा कर सके। एसएपी का एक फीचर है, अगर आप यहाँ पे एक बॉक्स देखोगे, इस बॉक्स में जो अब एक तरीका ये है, बेसिकली अब सेल्स में मैं गया, यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गया, यहाँ पे अगर मुझे इंक्वायरी जाना है या सेल्स ऑर्डर जाना है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर में गया और यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, देखो एक स्क्रीन खुल जाती है। अब ये स्क्रीन क्या है मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस नेविगेट कैसे करते हैं वो अभी दिखा रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा। मेन जब कोर्स जब अपना स्टार्ट होगा तब मैं ये एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, ये सारी चीजें क्या है। अभी के लिए बस नेविगेशन आप देखो। तो ये तरीका है कि मैं एक नोड में जा रहा हूँ, उसको क्लिक करके खोल रहा हूँ, पर ये इतना बड़ा चार्ट है, ये इतना बड़ा पूरा सेटअप है, एक एक नोड में जाना हर बार, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, दैट इज नॉट इजी टू डू। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे कोड वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल VA01। अब यही चीज आप एक बार फिर से मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये स्क्रीन देखो, वी हैव समथिंग नोन एज ऑर्डर टाइप हियर, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, कुछ एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल डेटा के। अगर मैं बैक जाऊं और ये VA01 जो लिखा है वो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं VA01 और एंटर मारूं, आई गेट द सेम स्क्रीन अगेन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि SAP uses some kind of code word for communication। उस कोड वर्ड को हम टी कोड बोलते हैं। कोड इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन कोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम ट्रांजैक्शन कोड रखा गया है। और ये बॉक्स जो आप देख रहे हो वो ट्रांजैक्शन कोड को रीड करता है और आपको वो प्रोसेस में ले जाता है। अब VA01 का काम ये है कि सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, तो इसलिए मुझे ये सेल्स डॉक्यूमेंट के स्क्रीन पे लेके गया। अभी के लिए आप बस इतना समझो, नेविगेशन मैंने बस खाली बताया है। जब हम ट्रेनिंग वापस करेंगे तब वापस स्क्रीन पे आएंगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे, सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे ऊपर क्या है। बट अभी के लिए आपको इतना समझना, इतना समझ, अगर आप इतना समझ गए कि देर आर सम कोड नोन एज ट्रांजैक्शन कोड जिससे हम स्क्रीन में नेविगेट कर सकते हैं, दैट इज इनफ फॉर नाउ। लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन ऑफ ट्रांसलेटिंग दिस पर्टिकुलर होल साइकिल, जो हमने रियल वर्ल्ड ऑर्डर टू कैश साइकिल जो हमने कल बात की, उसको हम एक एसएपी के एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि एसएपी ने इन सारे पार्ट्स को समझ के क्या किया, सॉफ्टवेयर में क्या ऐसा चेंज किया जिससे हमारा पूरा सेल्स का साइकिल या सेल्स का पूरा सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया, सेल्स का पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया। नीचे एक मिनट, नीचे अगर आप ये देखोगे तो इन एसएपी, ये जब एसएपी ने ये सारी प्रोसेसेस पढ़ी तो उन्होंने ऐसा कुछ बनाया। मैंने टी कोड, बाय द वे ये जो भी ब्रैकेट में है ये सब टी कोड्स है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल VA11 डालू जो कि इंक्वायरी के लिए टी कोड है, और यहाँ पे VA11 डाला, एंटर मारा, तो मेरा लिखा आता है क्रिएट इंक्वायरी। जितने भी ब्रैकेट में आप देख रहे हो और आगे भी जब मैं इसको स्क्रॉल करके आगे ले जाऊंगा, यहाँ पे सॉरी मिट गया, VA01 होना चाहिए बाय द वे। तो ये सब एक्टिविटीज है। बैक टू द पॉइंट, सेम अगर आप ऊपर देखोगे ये एक कस्टमर है, नीचे भी मैंने सेम एक कस्टमर रखा हुआ है। वही सेम प्रोसेस जो ऊपर हमने देखा वही सेम प्रोसेस यहाँ पे नीचे हो रहा है, बट विथ सम एडिशनल डिटेल्स, विथ सम एडिशनल फीचर्स। अगेन एक कस्टमर है, वो
हमने जो एग्जाम्पल कर लिया था उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। वो जा रहा है टाटा के शोरूम में टाटा सफारी खरीदने के लिए। तो अगर वो एक बहुत ब्रांड न्यू कस्टमर है तो वो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा। या अगर उसको प्रोडक्ट अगर वो एक रीअकरिंग कस्टमर है, मतलब टाटा से वो प्रोडक्ट्स खरीद रहा है और एक उसकी हिस्ट्री है खरीदने की, तो वो डायरेक्ट RFQ भी कर सकता है। RFQ इज नथिंग बट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये वाला पार्ट। मतलब अगर वो एक नया कस्टमर है तो वो इंक्वायरी से स्टार्ट करेगा। अगर वो एक पुराना कस्टमर है तो उसकी ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, इंक्वायरी क्यों ही करेगा। उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में पता है, उसको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में पता है, तो डायरेक्ट वो कितने का ये प्रोडक्ट है कोटेशन के पास जाएगा। एनीवे हम अज्यूम करते हैं कि एक कस्टमर एकदम नया है और उस एंगल से देखते हैं। तो एक कस्टमर जाता है टाटा के शोरूम में। Obviously, the first step is he will inquire about that product. इंक्वायरी में क्या क्या होता है यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है। क्या है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जितना भी आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स डिस्कशन, जो भी डिटेल आप चाहते हो वो आप बात करते हो, कितने का वो प्रोडक्ट पड़ेगा, एक रफ एस्टिमेट, ये इंक्वायरी में पूछते हो। When you are satisfied with this inquiry process and you have accepted कि चलो अभी मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, अभी मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप ऑब्वियसली कोटेशन की तरफ जाते हो। कोटेशन में क्या होता है, मेन प्राइस के बारे में डिस्कस करते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस मैंने लिखा हुआ है, तो मेन कोटेशन का काम ये है, आपको एक प्राइस कोट करता है एक कोटेशन डॉक्यूमेंट। बाय द वे, जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हो, एसएपी ने क्या बोला है कि ये पूरा बिजनेस है, मतलब इंक्वायरी एक टाइप का एक बिजनेस है। तो व्हाई नॉट ट्रांसलेट दिस बिजनेस टू डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स की ट्रैक करना आसान रहता है। जब आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड होता है तो ट्रैक करना आसान होता है। उसके ऊपर आप एनालिटिक्स करके ये समझ सकते हो कि कितने लोग इंक्वायरी के लिए आए, कितने लोगों को हमने कोटेशन दिया, कितने लोग हमारे शोरूम में आए। तो उसके ऊपर एक एनालिटिक्स का भी पार्ट आ जाता है। और इसी के वजह से काफी सारा बिजनेस एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाता है। एनीवे, कोटेशन में अब क्या होगा, वो जो सेल्स पर्सन है वो एक कोट प्राइस, गाड़ी का प्राइस कोट करेगा कस्टमर को। जब वो प्राइस कोट करेगा तो अब आप एक नीचे लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये वापस कस्टमर की तरफ जा रहा है। अब क्या होता है, जरूरी नहीं कि कस्टमर हमेशा शोरूम ही जाके खरीदे। वो एक ऑनलाइन परचेस भी कर सकता है, या एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी किसी से प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में पूछ सकता है। तो एसएपी ने सिस्टम बनाया है, कुछ भी हो, कुछ भी सिनेरियो हो, हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे ये जो कोटेशन की प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन है, जो कि कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कस्टमर को दे सके। अब वो हम ईमेल से दे सके, एक तरीका ईमेल है, एक तरीका प्रिंट निकाल के पोस्ट करने का है जो कि बहुत रूडिमेंट्री है, एक तरीका व्हाट्सएप मैसेजिंग है, कई सारे तरीके हैं। उसको एसएपी आउटपुट मैनेजमेंट बोलता है। आगे जाके भी आउटपुट मैनेजमेंट, जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, राइट स्क्रॉल करूंगा, तो आउटपुट मैनेजमेंट आगे भी जाके आएगा। अगर आप ऊपर देखोगे और एक लाइन जा रही है कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ, एक कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर शोरूम में आए और वो सिर्फ इंक्वायरी और कोटेशन क्रिएट करे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो उसको रेगुलर इंटरवल में प्रोडक्ट चाहिए हो, मतलब अगर वो एक डील करना चाहता हो एक शोरूम से या एक किसी शॉप से, कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे हर महीने 2 गाड़ियां आपसे चाहिए, या 200 क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर एग्जांपल चाहिए। अगर मेरी एक ग्रोसरी की दुकान है और मुझे
200 kgs ऑफ शुगर एवरी मंथ चाहिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने का प्रोविजन एसएपी देता है। अगेन मैं रीआइट्रेट करना चाहता हूँ, जितना भी आप ये ब्रैकेट में देख रहे हो, दीज आर नथिंग बट द टी कोड्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एसएपी में VA41 अगर मैं डालूं तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का स्क्रीन खुल जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। जब एक एक कस्टमर कोटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसकी प्राइस को एक्सेप्ट करता है या एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है, तो नेचुरली हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, या उस दुकान का नेक्स्ट स्टेप रहता है, एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना। अब एसएपी क्या फीचर देता है जब हम सेल्स ऑर्डर की बात करते हैं? यहाँ पे मैंने कुछ कुछ फीचर्स के नाम लिखे हैं। एक उसमें से है इनकम्प्लीशन लॉग, एक है सेल्स ऑर्डर अप्रूवल, और कई सारे वेरियस चेक्स। एक मिनट, इन इन चीज को समझते हैं ये क्या फीचर्स है, और अल्टीमेटली जब हम कोर्स में जाएंगे तब एक एक फीचर को हम डिटेल में देखेंगे कि ये सब क्या है। जब एक सेल्स ऑर्डर एक सेल्स पर्सन या एक दुकान में क्रिएट होता है फॉर अ कस्टमर, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि हमें कस्टमर से लेने ही लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रॉमिस किया है कस्टमर को कि हम आपको होम डिलीवरी करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है एड्रेस। तो इनकम्प्लीशन लॉग ऐसे चीजों को ऐसे चीजों को फोर्स करता है हमें इंफॉर्मेशन डालने के लिए। फॉर एग्जांपल एड्रेस। अब एक मैंने सेल्स ऑर्डर अगर क्रिएट किया और उसमें अगर मैंने एड्रेस नहीं डाला, मैंने कस्टमर से बेसिकली एक ऑर्डर लिया और उसका एड्रेस नहीं लिया, कहाँ पे डिलीवर करना हमें नहीं पता, उस सेल्स ऑर्डर का क्या फायदा? तो इसलिए एसएपी एक फीचर देता है इनकम्प्लीशन लॉग का, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कस्टमर से इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट वी कैन मेक कस्टमर हैप्पी, उनको गुड्स पहुंच जाए, उसको इनकम्प्लीशन लॉग कहता है। नीचे एक दूसरा फीचर है सेल्स ऑर्डर अप्रूवल। अब ये सेल्स ऑर्डर अप्रूवल क्या है? कभी कभार कुछ इंडस्ट्री में, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गया, या ऐसे सेंसिटिव इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो गए, जो कि गलत हाथ अगर पड़ गए, देन इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे केमिकल ले लिया, बहुत बहुत डेंजरस केमिकल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स, अगर कोई सेल सेल कर रहा हो, तो एक चेक होना बहुत जरूरी है। किसको सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो? एक हायर आपके ऊपर का मैनेजर या एक हायर अथॉरिटी वाले पर्सन का अप्रूवल ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए एसएपी ने ये भी फीचर दिया है सेल्स ऑर्डर अप्रूवल का, ताकि जो भी हम सेल कर रहे हो वो चेक कर पाए क्या सेल कर रहे हैं, इज इट राइट। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि मान लो आप एक गाड़ी टाटा टाटा के शोरूम में आप काम कर रहे हो, आप अपने दोस्त को फ्री में सामान बेच रहे हो, वो भी अवॉइड करना है, करप्शन भी अवॉइड करना है। तो इसलिए एक प्रोसेस है सेल्स ऑर्डर अप्रूवल का, वो भी एक फीचर है। और कई सारे छोटे मोटे चेक्स हैं जो कि हम इवेंचुअली जब हम जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है, कि प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब एसएपी की खूबसूरती यही है कि वो सॉफ्टवेयर में हमें ये पता लगता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है, कब तक अवेलेबल हो सकता है, ये भी वो सॉफ्टवेयर बताता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्रेडिट चेक भी लिखा है, क्रेडिट भी लिखा हुआ है। अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें आप प्रोडक्ट दो। अब मैंने कल बताया था कि B2B, एसएपी B2B सॉफ्टवेयर बनाता है, बिजनेस टू बिजनेस। जब B2B की बात आती है, तो पेमेंट डिलीवरी के बाद यूजुअली कंपनीज करती है। तो एसएपी ने एक फीचर दिया है कि ठीक है, तुम अब कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट तो ले लेंगे पर पैसा बहुत डिले करेंगे या पैसा देंगे ही नहीं। उनके लिए एक चेक, क्रेडिट का, पैसों का एक क्रेडिट चेक हमने एसएपी ने एक फीचर दिया हुआ है। तो दैट इज क्रेडिट चेक।
हम ये इवेंचुअली सारे फीचर्स और भी छोटे मोटे फीचर्स है वो सब देखेंगे. वी विल कम बैक टू अवर डिस्कशन विच इज सेल्स ऑर्डर क्रिएशन. तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है सुबह बनाएंगे? डाउट है किसी को? ओके, कंटिन्यूइंग ऑन दिस. उसी के ऊपर कोटेशन रख देना, फेंकना नहीं, खत्म भी हो जाए तो भी, वरना वो सूख जाता है. could you please अरे mute? नीचे वाला सूख जाएगा, ऊपर के बाद छोड़ो. ऑर्गेनाइजर could you please mute? शायद से किसी का माइक ऑन हो गया है गलती से. यस कर दिया Anyway, सर. ओके, थैंक यू. एनीवे, हमारा डिस्कशन था सेल्स ऑर्डर पे. तो वंस द कस्टमर एक्सेप्ट्स दैट पर्टिकुलर प्राइस, वो जो सेल्स की दुकान है या जो शोरूम है या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता है. और सिमिलरली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो सकता है. तो इसलिए ये एरो यहाँ पे है. सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद नेचुरली द नेक्स्ट स्टेप इज फुलफिलमेंट ऑफ दैट सेल्स ऑर्डर. मतलब डिलीवरी करना. तो इसलिए naturally the next step, the next arrow that it goes to is your delivery creation. By the way, again एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद उस सेल्स ऑर्डर का इंफॉर्मेशन कस्टमर को जाना चाहिए. तो इसलिए आउटपुट मैनेजमेंट के थ्रू कस्टमर को जा रहा है. यस रोहित, कोई डाउट है? हेलो सर, आपने जैसे क्रेडिट के बारे में बताया, लेकिन ये अवेलेबिलिटी वाला इसके बारे में तो नीचे आपने बताया ना, इनकम्प्लीट लॉग के नीचे था वेरियस चेक. तो उसमें क्रेडिट और अवेलेबिलिटी का क्या है? ओ सॉरी, क्रेडिट तो पता पड़ गया, लेकिन अवेलेबिलिटी है. अवेलेबिलिटी ये availability. आपको बताता है कि एक प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं आपके आपके पास. मतलब आपके पास अगर मान लो कि एक वेयर हाउस है, उसमें 100 क्वांटिटी का 100 गाड़ियां है फॉर एग्जांपल. अब एक कस्टमर आता है और आपने देखा होगा कि कोई एक कस्टमर आता है, उसको एक स्पेसिफिक कलर चाहिए, पर वो अगर मान लो कि उन 100 गाड़ियों में से वो कलर मैच ही नहीं करता, वो है ही नहीं स्टॉक में. तब आप क्या करोगे? आप कस्टमर को क्या बोलते हो कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको डिलीवर कर देंगे वो कलर की गाड़ी. तो ये सॉफ्टवेयर के पास ये SAP SD का जो सॉफ्टवेयर है, उसके पास एक फीचर है जो कि ये बता सकता है कि प्रोडक्ट जो भी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, वो अवेलेबल स्टॉक में है या नहीं. अगर है तो वो कितने जल्दी कस्टमर के पास पहुंच सकता है, अगर नहीं है तो वो कब तक पहुंच सकता है. तो ये अवेलेबिलिटी चेक है. वेरियस चेक में अवेलेबिलिटी चेक एंड क्रेडिट चेक आर टू काइंड ऑफ चेक. और भी कई सारे छोटे मोटे चेक है, वो इवेंचुअली हम देखेंगे. हेलो, सोनिया, कोई डाउट है? एम आई ऑडिबल? आवाज तो नहीं कट रहा है ऑर्गेनाइजर? Yes, yes, you Yes, are you audible. are. Yes, sir. Audible, sir. सानिया, कोई डाउट था? आई सॉ योर हैंड्स रेज्ड अप. ओके, आई होप सो नॉट. कुछ होगा तो प्लीज पूछना. कमिंग बैक टू द डिस्कशन अगेन. तो एक जब भी एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है, उसका उसका द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप इज कि उस सेल्स ऑर्डर को हम फुलफिल करें. सेल्स ऑर्डर को फुलफिल करने का मतलब है कि हमें डिलीवरी करना है. तो इसलिए हमें यहाँ पे डिलीवरी डॉक्यूमेंट का भी SAP प्रोविजन देता है, क्रिएशन ऑफ अ डिलीवरी डॉक्यूमेंट. उसका अगेन जो कोड है जिससे वो बनता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. इवेंचुअली हम सिस्टम में भी देखेंगे, डोंट वरी. एक बार डिलीवरी डॉक्यूमेंट जब क्रिएट होता है, उसके साथ हमें ये पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट हम बना ही क्यों रहे हैं. अब एक मतलब इफ यू आर क्रिएटिंग अ सेल्स ऑर्डर इटसेल्फ, तो हम वहीं पे तो हमने प्रॉमिस कर दिया कस्टमर को कि हम प्रोडक्ट आपके पास भेज रहे हैं. ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का क्या लॉजिक है, ये हमें समझना पड़ेगा. क्या होता है, अगर हम फिर से टाटा का ही एग्जांपल ले, अपने पास एक शोरूम है जहाँ पे हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं
उनसे बात करके कार की डिटेल्स, कार का कलर, एवरीथिंग, कार का ब्रांड, कौन से ब्रांड, कौन से टाइप का गाड़ी चाहिए आपको, सब फाइनलाइज करते हैं। बट उनके पास तो स्टॉक एकदम उस दुकान में तो अवेलेबल नहीं है, कि नहीं होता है यूजुअली कि तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर वहीं से गाड़ी लेके गए, ऐसे होता ही नहीं है। उनके पास एक वेयर हाउस होता है, उनके पास एक स्टोर रूम होता है, उनके पास एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहां पे आपका पूरा स्टॉक अवेलेबल रहता है। तो वहां पे जो आदमी काम कर रहा है उसको एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि अच्छा, इस पर्टिकुलर मटेरियल या इस पर्टिकुलर व्हीकल का डिलीवरी करना है, इसलिए हम ये पर्टिकुलर डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं? इट इज एन इंडिकेशन टू वेयर हाउस टीम टू स्टार्ट द शिपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। ये डिलीवरी रिलेटेड एक्टिविटीज, जब ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनता है, तब वो जो वेयर हाउस में बैठी हुई टीम है उनको एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि अच्छा, सेल्स ऑर्डर आ गया है, अब हमें डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब ये डिलीवरी में वेयर हाउस टीम एग्जैक्टली करती क्या है जिससे वो पर्टिकुलर गाड़ी जो हमने ऑर्डर किया है वो हमारे कस्टमर तक आए? उसमें दो मेन एक्टिविटीज वो करते हैं। पहला है पिकिंग और दूसरा है पैकिंग। अब ये पिकिंग पैकिंग क्या है, ये चीज समझने के लिए हमें वेयर हाउस समझना पड़ेगा, क्या होता है, कैसे दिखता है। यहाँ पे मैंने एक वेयर हाउस का फोटो खोल रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कई सारे स्टैक्स हैं और उन स्टैक्स में मटेरियल्स रखे हुए हैं। पूरा एंड यहाँ से लेकर एकदम एंड तक मटेरियल है। सिमिलरली हर जगह पे ऐसा है। मैंने दो एक्टिविटीज क्या बोले जो वेयर हाउस टीम करती है, वन इज पिकिंग, सेकेंड वन इज पैकिंग। पिकिंग का मतलब ये है कि ये आदमी इस गाड़ी में बैठ के उन स्टैक्स में से सामान पिक करेगा, सामान उठाएगा। उस एक्टिविटी को हम पिकिंग बोलते हैं। और दूसरी एक्टिविटी है पैकिंग। अब यहाँ पे तो हमें पैक्ड ऑलमोस्ट दिख रहा है, पर जरूरी तो नहीं है कि हर वेयर हाउस में हर सामान पैक्ड हो। तो इसलिए वो पैकिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आदमी इस गाड़ी में बैठेगा, ये ट्रैवल करेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां से सामान उठाना है, जो भी प्रोडक्ट उठाना है वो उसको उठाएगा। एक बार उठाने के बाद पैकिंग शुरू करेगा। तो इसको हम पिकिंग और पैकिंग बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पिकिंग एंड पैकिंग। एक बार ये पिकिंग एंड पैकिंग हो जाता है तो एसएपी कहता है कि तुम गुड्स इशू करो। अब ये गुड्स इशू क्या है? गुड्स इशू मतलब है कि एक बार जब तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी फॉर शिपमेंट हो जाता है, मतलब उसका पिकिंग हो गया, उसका पैकिंग हो गया और वो ट्रक में लोड हो गया, और ट्रक में लोड होने के बाद वो निकल गया है, तो हमने कस्टमर को ये गुड्स इशू कर दिया, हमने कस्टमर को ये गुड्स सेंड किया। उसका इंडिकेशन के लिए ये गुड्स इशू है। यहाँ पे क्या लिखा है? इन्वेंट्री गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम स्टॉक। मतलब पिक कर दिया, पैक कर दिया। जब हम पिक करके पैक करके ट्रक्स में लोड करेंगे, या जो भी व्हीकल है जिससे कस्टमर के घर तक पहुंचेगा या डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, बेसिकली यूजुअली क्या होता है, ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में से कम हो गई, हमारे स्टॉक में से कम हो गई और कस्टमर के पास चली गई। तो इस एक्टिविटी को या गुड्स इशू बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमें, एसएपी का एसडी सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है। फाइनली जब हम हमारा प्रोडक्ट लोड हो जाता है ट्रक्स में, हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है वेयर हाउस से, कस्टमर की तरफ चले जाता है, कस्टमर के पास पहुंच जाता है। गुड्स इशू का ये भी मतलब है अब ये प्रोडक्ट कस्टमर का हो गया है, हमारे वेयर हाउस से निकल गया है। तो द नेक्स्ट नेचुरल एक्टिविटी जो वो होती है वो है कस्टमर को बिल करना, ताकि कस्टमर से हम पेमेंट ले सके। तो इसलिए गुड्स इशू के बाद हमारे पास बिलिंग का ऑप्शन आता है। बिलिंग का टी कोड यहाँ पे, जो ट्रांजैक्शन कोड है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इस एक्टिविटी में
हम फाइनली क्या करते हैं, कस्टमर को जो इनवॉइस होता है, जो बिल होता है, वो देते हैं। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक एरो एरो मार्क करके कस्टमर की तरफ एरो पॉइंट आउट किया है। मतलब ये एरो भी आउटपुट मैनेजमेंट बताता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। आउटपुट मैनेजमेंट मतलब जो ये बिल है वो कैसे जाएगा, क्या वो प्रिंट आउट जाएगा, क्या वो फैक्स करेंगे हम, क्या वो ईमेल करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा। मतलब एक ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू सेंड द डेटा, बट एट द सेम टाइम अगर कस्टमर भी अगर एसएपी यूज कर रहा है या कोई भी दूसरा ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो एसएपी के पास ये भी प्रोविजन है कि वो बिल या वो इंफॉर्मेशन दूसरे एसएपी के सिस्टम में सेंड कर सके। तो दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट मैनेजमेंट बिलिंग में। फाइनली यहाँ पे हमारा पूरा ऑर्डर टू कैश साइकिल खत्म होता है। प्लीज नोट दैट कि आखिरी स्टेप इस कस्टमर को बिल करना, कस्टमर से पेमेंट लेना, दैट इज नॉट द वर्क ऑफ एन एसएपी एसडी कंसल्टेंट या एसएपी O2C ऑर्डर टू कैश साइकिल में वो नहीं आता। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि कस्टमर से पैसे लेने वाला काम पूरा फाइनेंस का है। तो यहाँ पे हमारा पूरा साइकिल खत्म हो जाता है। दिस इज द बिलिंग इज द लास्ट स्टेप। अच्छा, अब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो तीन मेन प्रोसेसेस है। एक है इंक्वायरी और कोटेशन की, जिसको हम प्री सेल्स एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब सेल करने से पहली वाली एक्टिविटी। जो सेल्स ऑर्डर क्रिएशन और डिलीवरी क्रिएशन है, उसको हम फुलफिलमेंट कहते हैं। मतलब ऑर्डर या ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर फुलफिल करना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं। और फाइनली इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं डिलीवरी फुलफिलमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे पिकिंग पैकिंग कर रहे हैं और गुड्स इशू कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं, तो इसलिए डिलीवरी फुलफिलमेंट कहता है। एंड फाइनली दिस इज योर बिलिंग साइड ऑफ इट। So this is what the whole order to cash cycle is। और यही सब हम एसएपी में एक एक एलिमेंट देखेंगे, एक एक एलिमेंट कॉन्फ़िगर करेंगे। हम देखेंगे कि एक्टिविटीज कैसे चलती है एसएपी में लाइव। जब हमारा मेन सेशन स्टार्ट होगा, हम देखेंगे कि इंक्वायरी डॉक्यूमेंट से लेके पूरा बिलिंग डॉक्यूमेंट तक बिल कैसे सेंड होगा कस्टमर को, हम उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनी डाउट इन दिस? किसी को कुछ डाउट है? ये अक्षय। लाइक ये पिकिंग और पैकिंग के बाद लाइक एसएपी कंसल्टेंट को कोई ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक रिलेटेड, मतलब एसडी कंसल्टेंट में कोई कॉन्फ़िगरेशन से लाइक वो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक? वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस है। पिकिंग पैकिंग पूरा जो डिलीवरी का पूरा सेक्शन है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन लाइक से ही होता है। कि आवाज अनक्लियर है। लाइक आउटबाउंड Please repeat। डिलीवरी का जितना पूरा प्रोसेस है वही मैं लॉजिस्टिकल पार्ट नहीं है ना, इसमें इसलिए लाइक आई हाँ, वांटेड टू मैं कंफर्म। वो भी कवर करूंगा, आउटबाउंड डिलीवरी भी कवर करूंगा, डोंट वरी। और किसी को कोई डाउट? इस जनरल आपको समझ में आ गया राइट, कि जनरल बिजनेस कैसे काम करता है, द सेल्स साइड ऑफ बिजनेस कैसे काम करता है, और एसएपी ने क्या समझ के कैसे इम्प्लीमेंट किया है। एटलीस्ट एक बर्ड्स व्यू, ऊपर से एक व्यू आपको मिल गया होगा अभी तक। एनी डाउट? लाइक एक कोटेशन, मुझे एक क्वेश्चन है सर। बोलो। ये कोटेशन में व्हाट एग्जैक्टली प्राइसिंग रेफर्स मींस, प्राइसिंग इन द सेंस में like, क्या है? लेट्स टेक द लाइव एग्जांपल अगेन। को एक गाड़ी या खरीदनी है, ठीक है।
आपको मैंने एक 40 लाख की गाड़ी दे दी, मैंने दिखा दी, फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर 50 प्लस लाख की गाड़ी, इंस्टेंटली ले लोगे क्या? 30 लाख 60 लाख की गाड़ी, लाइक इतनी महंगी, इतना महंगा कंपेरिजन। प्रोडक्ट आप ले लोगे? नो। तो आप नेचुरली क्या करोगे उस केस में? आप ये पता करने की लाइक आई कोशिश विल लाइक करोगे। बोलो बोलो, आप कंप्लीट करो। लाइक 2 to 3 जो भी है डीलर्स या वेंडर्स उसके पास मैं कंपेयर करूंगा एक। तो हम इंक्वायरी में करेंगे, हम इंक्वायरी में करेंगे, उसको इंक्वायरी बोलते हैं कि वेरियस डीलर्स के पास गए और सबसे हमने इंक्वायरी किया कि प्रोडक्ट है कि नहीं है, और प्रोडक्ट है तो करेक्ट। इन जनरल कितने का पड़ता है, डिटेल में नहीं जा रहे हो, बट कोटेशन में आप उसका एक कोट मांग रहे हो कि एग्जैक्टली मान लो मैं फॉर्च्यूनर की अगर बात करूं, 60 लाख की गाड़ी है, वो 60 लाख की गाड़ी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितना टैक्स भरना पड़ेगा मुझे, उसमें क्या क्या एक्सेसरीज लगे हुए हैं, उसकी क्या क्या कॉस्ट है, उसके टायर्स कौन से हैं, उसकी क्या कॉस्ट है। तो एक एक ब्रेकअप जो है, दैट इज नथिंग बट योर कोटेशन। अब वो कोटेशन मिलने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप फिर से डीलर से बात करके, जैसे एक्सेसरीज आपको नहीं चाहिए, तो आप डीलर को बोल सकते हो कि मुझे एक्सेसरीज नहीं चाहिए, एक्सेसरीज हटा दो, तो वो उतना माइनस करेगा प्राइस और फिर आपको एडजस्ट करके दे देगा। या दूसरा है कि आप उसको रिजेक्ट कर दो, आपको बहुत ज्यादा अगर महंगा लग रही है गाड़ी, तो आप बोल दो कि नहीं, मुझे नहीं खरीदनी आपसे, मैं दूसरे डीलर के पास जाऊंगा। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उस कोटेशन को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है मुझे ये प्राइस पसंद आया, आई वुड लाइक टू बाय, सो दिस इज द कोटेशन। यस गौरव। सर ये इनकम्प्लीशन लॉक क्या है? अगर मैं मान एक फिर से एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, मैंने आप मेरे दुकान में आए, ठीक है? मैंने आपसे आप डायरेक्टली आपने डिस्कस किया, मैं मान लो कि वही फॉर्च्यूनर बेचता हूँ, आप डायरेक्टली मेरे पास आए, बोला कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको दे दूंगा, 60 लाख की गाड़ी है, आपने प्राइस भी एक्सेप्ट कर लिया जो कि कोटेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे डिटेल्स ना लूँ कि जैसे कि कहाँ पे डिलीवर करना है, किसके नाम पे डिलीवर करना है, कब तक डिलीवर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है जो मुझे चाहिए, के बिना मैं डिलीवरी तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अब ऑन पेपर शायद पॉसिबल हो सकता है, मैं आपसे कोई आपका डिटेल ना लूं और मैं आपको डिलीवर कर दूं, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप 1 महीने के बाद गाड़ी लेने आ जाओ, मैं गाड़ी में रेडी कर दूंगा। बट एसएपी क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, इसको अ, वो एक हमें फीचर देता है कि कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स करना जरूरी है, जैसे एड्रेस, एड्रेस के बिना मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊँ। इसलिए एसएपी ने एक फीचर बनाया है जिसको हम इनकम्प्लीशन लॉग बोलते हैं। इनकम्प्लीशन लॉग बेसिकली आपको वो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स करके देता है कि ये मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे टर्म्स ऑफ पेमेंट चाहिए। टर्म्स ऑफ पेमेंट वो चीज होती है कि आप पेमेंट करोगे कैसे, मतलब आप डाउन पेमेंट करोगे, आप पूरा कैश दोगे, दैट इज नथिंग बट योर टर्म्स ऑफ पेमेंट। डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी करते वक्त जिम्मेदारी किसकी होगी डिलीवरी, क्या क्या वो मतलब जैसे मेरे वेयर हाउस से सामान निकला तो उसकी जिम्मेदारी, जिससे सामान निकला तभी आपका वो प्रोडक्ट हो गया, या डिलीवरी आपके घर के डोर स्टेप तक वो प्रोडक्ट पहुंचा, तब तक जिम्मेदारी किसकी होगी उस सामान की। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम देखेंगे कि ओके जो सर। मैंडेटरी है वो इंफॉर्मेशन डालना, उसको हम इन्फॉर्मेशन लॉग बोलते सर ये हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। पूछो, स्पीकिंग। प्लीज आस्क।
प्रीवियस में एक दो क्लास मैंने नहीं किया था, तो अभी मैं ये ज्वाइन किया हूँ, तो मैं अभी मतलब न्यू शेफ, मेरे लिए शेफ अभी बहुत ही न्यू हुई, तो इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन, मतलब शेफ कैसे वर्क करता है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे जानना। आपको आज का क्लास समझ में आया? आज का मतलब कुछ कुछ वर्ड जो मतलब जो प्राइसिंग वाइजिंग लाइक, तो सॉफ्टवेयर शेफ के बारे में थोड़ा मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि की क्लास प्रीवियस का ही मैंने नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको एग्जैक्टली क्या जानना है? क्योंकि मैंने पिछले 2 क्लास में बहुत कुछ कवर किया है। मैंने वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत वही कुछ मैं बोल रहा बताया, था तो कि एग्जैक्टली मैंने वो आपको मतलब रिगार्डिंग मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरा एसएपी के बारे में, तो कि वो कैसे वर्क करता अच्छा, है, कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या कितना ड्यूरेशन लगेगा, एंड फी स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ये न्यू है, मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। फी स्ट्रक्चर और ये सारी डिटेल्स के लिए हाँ तो ऑर्गेनाइजर मतलब आपको बताएँगे। ओके। इन जनरल मैं आपको इतना बोलूँगा कि एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, देखो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिज़नेस हो, अ, कुछ भी हो, अगर किसी को धंधा करना है, मेनली 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है उसके लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा। अगर आपके पास पैसा है, पैसा आ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आपका मटेरियल, उसका मैनेजमेंट करना। उसको देखना कि आपका वेयरहाउस में मटेरियल सही से अवेलेबल है कि नहीं, खराब तो नहीं हो रहा है। अगर खराब होने वाला मटेरियल है तो उसको कैसे मैनेज करें? वो मैनेजमेंट। और उसके साथ-साथ मशीन्स का भी। मटेरियल मतलब ही मटेरियल या मशीन्स कुछ भी बोल लो। मशीन्स का मेंटेनेंस, कि मेंटेन हो रहा है या नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मेरा ये मतलब है कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सामान कितना बिक रहा, अगर ये मुझे आइडिया है तो मैं एनालिसिस करके ये पता कर सकता हूँ कि अगले महीने मेरा कितना सामान बिकेगा, या मेरा बिज़नेस प्रॉफ़िट में जा रहा है या मेरा बिज़नेस लॉस में जा रहा है। इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़, पैसा, मटेरियल या मटेरियल एंड मशीन, तीसरा है आपका इन्फॉर्मेशन। इन तीनों को मैनेज करने वाला एक सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग बट योर एसएपी सॉफ्टवेयर, व्हिच इज़ अ टाइप ऑफ एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी इज़ नथिंग बट उसका ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज में रिसोर्स को प्लान करने वाला सॉफ्टवेयर, जो कि ये 3 जो मैंने आपको बताया, इज़ नथिंग बट योर एसएपी। तो जो भी चीज़ मैंने आज आपको बताई, वो उनकी डिटेल्स है। अब जो ये कोर्स है दैट इज़ ऑन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे सेल्स के साइड पे जो भी आपका पैसे का इन्वॉल्वमेंट, जो भी आपका मटेरियल मशीन का इन्वॉल्वमेंट, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट, सबको मैनेज करना, अच्छी तरीके से मैनेज करना है, देन दिस इज़ द सॉफ्टवेयर व्हिच इज़ रिस्पांसिबल टू डू। क्लियर है? बस मैंने यही पिछले 2 क्लास में थोड़ा-सा एक्सपैंड करके बताया था। अगर आप इतना समझ गए हो, यू आर गुड टू गो। क्लियर है? यस रोहित। कुछ नहीं सर, हेलो। वो वॉइस इश्यू आ रहा था, उसके लिए बोल रहा था। फिर अगले क्लास से है ना अपने जी वर्क जी। ठीक। करें। I और have one किसी को question, कोई sir. डाउट है? हाँ, Yes, sir. I have one question. You as अगर टी कोड के बारे में आपने बताया थोड़ा सा, तो उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कंपनी से मिलती है क्या हमको? मतलब फॉर एग्जांपल देखो, हाँ। हाँ, देखो, ई कोड हम्म। एक ऐसी चीज़ है जो कि एसएपी ने क्या किया, सॉफ्टवेयर पूरा डिज़ाइन किया, बोला, और एक लिस्ट ऑफ टी कोड्स ऑलरेडी दे के रखा है उन्होंने, कि ये टी कोड करोगे तो ये एक्टिविटी होगी। मतलब एक टी कोड, एक स्पेसिफिक टी कोड है जिससे सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा, एक स्पेसिफिक टी कोड है जिससे इंक्वायरी डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, एक स्पेसिफिक टी कोड है जिससे हम बना सकते हैं। पर एट द सेम टाइम एसएपी ने ये भी प्रोविजन किया है कि आपका खुद का एक यूनिक बिजनेस प्रोसेस है जो कि हमने सॉफ्टवेयर में डिजाइन नहीं किया है, तो आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो सॉफ्टवेयर में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, और उसका खुद का एक आप टी कोड बना सकते हो। तो जो आप कह रहे हो
वो ये है कंपनी टी कोड देता है कि नहीं। यूजुअली कंपनी वही हाँ टी कोड्स देते हैं आपको जो कि उन्होंने खुद अपने अपने आप डिजाइन किया हो, कि एसएपी ने नहीं दिया, क्योंकि एसएपी ने देकर ऑनलाइन सारा अवेलेबल होता है। एसएपी के सारे टी कोड्स अगर आप सर्च करोगे सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है एसएपी में, वो टी कोड क्या है सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का, ऑनलाइन आपको जनरल टी कोड्स मिल जाएंगे। और जो स्पेसिफिक कंपनी रिलेटेड स्पेसिफिक टी कोड है वो आपको कंपनी ही, जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरल टी कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो स्पेसिफिक टी कोड्स भी है ना कहीं जनरल टी कोड से कुछ कहीं ना कहीं पे तो रिलेटेड। आप जब काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको जो भी स्पेसिफिक टी कोड कंपनी प्रोवाइड करेगी, आप अगर थोड़ा सोचोगे उसके ऊपर, अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द जनरल टी कोड जो एसएपी ने दिया है। ओके। किसी को और क्वेश्चन है? ऑर्गेनाइजर जनरली आयुष सर स्टैंडर्ड टी कोड सर। जनरल मतलब स्टैंडर्ड में, अभी टेक्निकल कुछ बोलने से ओ- अवॉइड ओ- करता हूँ, पर ये सारे चीजें मैं कोर्स के ड्यूरेशन में बताऊँ। ओके सर सर फुलफिलमेंट क्या होता है? फुलफिलमेंट वो प्रोसेस होती है। फुलफिलमेंट का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? फुलफिल करना, मतलब प्रॉमिस, हमने किसी को कुछ चीज प्रॉमिस की है तो वो उस प्रॉमिस को निभाना, उसको हम फुलफिलमेंट बोलते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में फुलफिलमेंट का ये मतलब है कि हमने अगर कस्टमर से ऑर्डर लिया है तो वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच जाए, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर तक सही सलामत पहुंचे, उसको हम फुलफिलमेंट। ओके सर, थैंक यू। और किसी को डाउट? कुछ फाइनल फाइनल 1 मिनट? सर जी। बस बोलो। हेलो या हाँ बोलो ना। सर, जो आज आज की जो क्लास थी आपकी पूरी समझ में आ गई हमको। हम्म। ये लेकिन ये डेली की जो क्लासेस जो हैं पूरे ऐसे ही होंगे या मतलब इंग्लिश में होंगे? आपको किस मीडियम में चाहिए? मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी में भी बोल नहीं, सकता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों भी चलेगा? हम्म। तो मैं यही मीडियम रखूंगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हाँ। इसी मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, लेकिन वीक में कितने दिन चलेंगे सर क्लासेस? लेकिन सैप का तो मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं है इसमें था, दोहा में था, कतर में। हेलो, आपकी आवाज मन, कट रही है। हाँ, मंडे टू फ्राइडे आ रही है? रहेंगे मोहम्मद, मंडे टू मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे। ओके यस। ओके ये सारे डिटेल्स आप ऑर्गेनाइजर से बात कर लो। ओके ओके मुझसे सॉरी। सिर्फ ट्रेनिंग रिलेटेड या इंफॉर्मेशन, एसएपी का कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड है तो उसके हाँ बारे हाँ, में आप क्वेश्चन पूछो, बाकी ये ठीक है सर। सारा ऑर्गेनाइजर डील करेगा। ओके सर, ओके। ओके। इसमें आप, सॉरी, हेलो सर, इसमें आप हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के कितने प्रोजेक्ट मतलब ले रहे हैं? ये जो मैं आपको सिखाऊंगा वो एक इम्प्लीमेंटेशन साइकिल ही सिखाऊंगा। अच्छा, ओके आपके पास जब एक डेमो सॉफ्टवेयर आएगा तो डेमो सॉफ्टवेयर में मैं क्योंकि जीरो से सिखा रहा हूँ, तो एकदम जीरो से आपको कॉन्फ़िगर करना है उस सिस्टम को, तो वो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ही हो गया। ओके। और ये डेली कितना 1 आवर चलेगा सेशन? हाँ, यूजुअली 1 आवर, कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है, और कुछ ओके जो छोटे टॉपिक्स है 1 आवर से थोड़ा कम भी रह सकता है, बट इन जनरल 1 आवर आप मान के चलो। और टाइम ठीक है, ये फिक्स है आपका? अभी के लिए ये टाइम फिक्स है। अगर मान लो कि मुझे कुछ ऑफिस में मैं काम आ गया, कहीं पे बिजी हूँ, तो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। मैं इन्फॉर्म पहले ही कर दूंगा बैच को। ओके। और इसके लिए ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए क्या आप मतलब उसके लिए भी गाइडेंस करोगे क्या, कैसे? अगर अगर आप मेरा एंड टू एंड कोर्स करोगे, मतलब मैं खुद ग्लोबली सर्टिफाइड हूँ, तो अगर आप मेरा एंड टू एंड क्लास करोगे, एक एक चीज देखोगे,
तो विदाउट प्रिपरेशन आप 70% क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर कर दोगे। और मैं गाइड करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और क्योंकि मैं एक बुक दूंगा आपको जब कोर्स सिखाऊंगा, तो अगर वो बुक भी रीड करोगे तो आपका सर्टिफिकेशन इजीली क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी एडिशनल प्रिपरेशन। ओके देन, किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऑर्गेनाइजर, आर यू देयर इन द कॉल? ओपन सोर्स यस एंड सर। क्लोज सोर्स के बारे में कुछ बताया था ना वो। यस, कुड यू प्लीज रिपीट? सर ओडू जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताया था कि ये ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है। हाँ हाँ, तो ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स क्या सर, जस्ट लाइसेंस बेस्ड है क्या है सर ये? जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, मैं एसएपी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करते हो, तो दो टाइप के मेनली हम मार्केट में सॉफ्टवेयर देखते हैं। एक होता है ओपन सोर्स और एक होता है क्लोज्ड सोर्स। क्लोज्ड सोर्स को हम लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होता है कि मार्केट में उसका डेटा, उसका कोड, उसका प्रोग्रामिंग, उसका कोडिंग अवेलेबल है। जैसे कि एक, अगर मैं बहुत पॉपुलर एग्जांपल दूं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, तो एंड्रॉयड। एंड्रॉयड फोन्स हम सब यूज करते हैं, और एंड्रॉयड में अगर आप देखोगे तो ऐप कई ऐप है ना। सारे। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, तो मैं ये कह रहा नहीं था सर, कि जैसे ओपन, कि अभी एसएपी में ऐप ऐप है ना। हाँ, एबैप इज नॉट ओपन सोर्स, एबैप इज क्लोज्ड सोर्स। वो लाइसेंस लेना पड़ता है एबैप, एबैप पे काम करने के लिए या एसएपी पे काम करने के लिए इन जनरल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होता है, एक ओपन सोर्स, एक क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स का कोड या जो बेस कोड, कोड बेस होता है, वो ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल होता है। कोई भी उसको यूज करके फ्री में चेंज कर सकता है और अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकता है, अपने खुद का यूज के लिए कॉन्फ़िगर कर सकता है। बट सॉफ्टवेयर सच एज एसएपी, वो क्लोज सोर्स में आते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी पड़ता है। एसएपी को पैसा देना पड़ता है टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो उसको क्लोज सोर्स बोलते हैं। सर थैंक यू। ठीक है, आई होप आपको कुछ इंसाइटफुल, कुछ यूजफुल अंडरस्टैंडिंग आया होगा ईआरपी के ऊपर, एसएपी के ऊपर। आप ऑर्गेनाइजर से बात कर लीजिए, और ऑर्गेनाइजर प्लीज डू द रेस्ट नीडफुल थिंग्स।